नमस्कार, देश के सबसे विश्वसनीय नंबर 1 शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम में राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। हर पार्टी पूरा जोर लगाकर मैदान में उतरी है। आज अमेठी में 2.5 साल बाद राहुल पहुंचे। कैसी रही कांग्रेस की पदयात्रा, आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और इसके अलावा बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के यूपी को लेकर नए नारे की और समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों पर पड़े इनकम टैक्स के छापों की भी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शो की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। निषाद समुदाय के आरक्षण को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। संजय निषाद ने आज तक से कहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी आरक्षण के मुद्दे का हल निकाले, वरना निषाद समुदाय गुस्सा हुआ तो परिवर्तन ला सकता है। कल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ लखनऊ में निषाद पार्टी की रैली में शामिल हुए थे, जहां उम्मीद की जा रही थी कि सरकार की तरफ से आरक्षण का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद निषाद पार्टी की तरफ से सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया है। 2022 में सरकार बनानी है तो हल निकालें, संजय निषाद ने कहा। संजय जी, कल रैली जो हुई है वहां पर आपने मांग बहुत दिनों से रखी थी आरक्षण को लेकर, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। उसको लेकर आप क्या? बड़ी उम्मीद के साथ लोग आए थे कि सदियों से इनका एक मांग है कि जो हमारा संविधान में लिखा हुआ मझवार और तुरैया है, पिछली सरकारों ने उसे गोलमाल करके उन्हें हटा के उनके सरनेम को पिछड़े में डाल दिया। तो इसके वकालत माननीय योगी आदित्यनाथ करते रहे। उनके ढेर सारे दर्जनों वीडियो हैं, वो सड़क से सदन तक बोलते रहे। जो वकील खुद जज बन जाए और जज को हम मंच पर बुलाएं, जजमेंट सुनने के लिए सभी आतुर रहते थे। तो कम से कम कल बड़ा मायूस हुए और उस पर विरोध प्रदर्शन भी लोगों ने किया और कि मैं आरक्षण नहीं तो वोट नहीं है, आरक्षण नहीं तो आप गठबंधन तोड़ दो, तमाम ढेर सारी आक्रोश हमारे चीफ गेस्ट के सामने पैदा किया। हमें बड़ा खराब लगा कि मतलब एक शब्द बोलना चाहिए था इन लोगों को, भाई आरक्षण कितना अपडेट, उनको स्पष्टीकरण चाहिए था कि सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है, करेगी तो कितना दिन में करेगी। अगर एक शब्द बोल दिए होते तो खुशी खुशी आए थे, खुशी खुशी जाते। वो हमसे नहीं नाराज हैं कि अपने देश की सत्ता 2017 में वोट दिया, 2000 मतलब हमने 19 में वोट दिया और फिर आगे भी वोट है। बोला तो उन्होंने कि हम मछुआरों के मुद्दे का मतलब को हल करेंगे, आने वाली जो सरकार 2022 में, उसमें हम मछुआरों के मुद्दे को हल करेंगे। तो अब 2022 सरकार, भाई 2 सरकार बना चुके, 2017 2019, फिर 2022 सरकार बने तो वही बात हो गई तो सपा बसपा का है। तो ये अपने मुद्दे पर अड़ी गया। मैं समाज के साथ खड़ा हूँ, मैं नौजवानों के साथ खड़ा हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लोगों को कि गुस्से में हमारा समाज जब आता है तो बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। गुस्से में आए 2014 में, 2017 में आप देखे होंगे सपा बसपा, फिर गुस्से में आया तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि 2022 में अगर इस समुदाय का आरक्षण लेना है तो जो मुद्दे इलेक्शन के पहले हो सकते हैं उसे आसानी से हल कर दे। आपका कहना यह है कि चुनाव से पहले वो ये आरक्षण वाला मामला निपटाए, तभी आप उनके साथ हैं? नहीं, हमारे लोग तो भाई हमारे लोग नहीं साथ रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे। वो तो कह रहे थे डॉक्टर संजय अकेले रहे, हम लोग साथ में नहीं रहेंगे। आरक्षण रहेगा तो हम साथ में रहेंगे, तो समाज नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा खड़ा होके। तो समाज के साथ रहेंगे तो तभी तो उनका हम साथ दे पाएंगे। और उन्हें देने में क्या जाता, मैं कहता हूं उसमें कोई कठिनाई हो तो मन से बोल देना चाहिए कि हमें ये कठिनाई है, इसलिए अभी उसमें कठिनाई दूर करने में हमें समय है, ये समस्या है। मैं कहता हूं कि जो संविधान में नहीं लिखा था, ये एक उदाहरण हमारे लोग देते हैं, जो संविधान में सवर्ण का आरक्षण नहीं लिखा था उसे 72 घंटे के अंदर लिख कर दे दिया 10% आरक्षण। जो मेरा लिखा हुआ उस पन्ने को लागू कराने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, उस दिक्कत को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ये चुनाव से पहले 22 के ये लागू नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह दूंगा, मैं पत्र में लिखूंगा भी कि अधिकारी वही हैं जो 20 साल से उनके बंगले नहीं बदलना है। नेता के बदल जाते हैं, जनता नेता बदल रही है, नेता को बदल देती, मंत्री बदल देती, सरकार बदल रही है। 20 साल से वो अधिकारी उनका बंगला नहीं बदल रहा, वो ऐसा काम करते जिससे सरकार बदल जाए। वो अधिकारियों की दोष है जिसका दंश भाजपा झेल रही है और हम भी झेल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ऐसे अधिकारी को हटाया जा, ऐसे अधिकारी को लगाया जा जो तत्काल संविधान सम्मत उनकी व्यवस्था मछुआरों का हक हिस्सा दे दे। अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी या किसी और अन्य दल को देख रहे हैं जिसके साथ आप लोग जा सकते हैं? देखो, नहीं, ये सबको देख लिया है। जज हमारा जो मुद्दा है वो जज ही सॉल्व करेगा।
हम वकील हैं, मेरा समाज मौकिल है, मौकिल भी खड़ा है, वकील भी खड़ा है। जज तो भाजपा है ना, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में है। हम जज को छोड़ के ऐसे जज के पास जाएं जो रिटायर्ड है, जो भविष्य में कभी जज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम तो ऐसे जज के पास रहेंगे जिसके पास कलम है। जब कलम नहीं रहेगी तब देखा जाएगा। अभी भाजपा के साथ तो अंत तक रहेंगे हम लोग। तो निशाद बाडी ने एक बार फिर से जहां बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी, वहीं उत्तर प्रदेश जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे योजना को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए नया नारा दिया, जिस पर अब राजनीति काफी तेज हो गई है। प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी में पीएम मोदी का ये नया नारा है। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। शाहजहांपुर में मोदी ने नारा दिया तो चंद घंटे के अंदर ही रायबरेली में रैली कर रहे अखिलेश यादव तंज मारना नहीं भूले। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। बताओ अनुपयोगी है कि नहीं है? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी है कि नहीं है? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी है। सीएम का चेहरा साफ है, बीजेपी का संदेश साफ है, टारगेट साफ है, मुद्दे साफ है। इन लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। इन लोगों को अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। इन लोगों को गंगा जी के सफाई अभियान से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों की बनाई मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। विकास और हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ बीजेपी 2022 के मिशन पर उतर चुकी है, जहां तोहफों के साथ पिछली सरकारों के कामकाज का हिसाब भी लिया जा रहा है। सभी महानुभावों का स्वागत है। यहाँ लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री की प्रेरणा और विकासवादी सोच से जोड़ा गया। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा। 500 गांवों से इसका कनेक्शन होगा। इसकी लागत करीब 36,000 करोड़ होगी, जो दिसंबर 2024 में बनकर तैयार होगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप होगी। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास शुरू होगा और हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इसमें 6 से 8 लेन होंगी, 7 ओवर ब्रिज होंगे, 17 इंटरचेंज के अलावा 140 पुल और 50 अंडरपास भी होंगे।
यहाँ का रंगारंग कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बता दें कि ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे होगा। शाहजहांपुर में बकायदा एक हवाई पट्टी भी बनेगी, जैसा कि हम लोगों ने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। ये तैयारियां हैं, हम आपको इसके दृश्य इस वक्त दिखा रहे हैं। 36,260 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। यूपी चुनाव में योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे वाला दांव चला तो सियासी घमासान भी छिड़ गया। मायावती ने इसे अपना विजन बता दिया। सियासी खींचतान में अखिलेश ने भी मायावती का पक्ष लेकर मामले को नया ट्विस्ट दे दिया। बीएसपी सरकार नोएडा से बलिया तक 8 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली को पूर्वांचल से सीधे जोड़कर बाढ़ के साथ साथ क्षेत्र की गरीबी, पलायन और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तब कांग्रेस, बीजेपी और एसपी इन सभी ने इसमें अड़ंगा लगाया और विरोध भी किया। 10 साल बाद अब विधानसभा आम चुनाव के नजदीक गंगा एक्सप्रेसवे को टुकड़ों में बांटकर इसका शिलान्यास हुआ। ऐसे स्वार्थी राजनीति से जनता को कब तक छला जाएगा? चुनाव में जन सावधानी जरूरी। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से सबको फायदा पहुंच जाएगा, इतने 1000 करोड़ की मंजूरी दी। नरेंद्र मोदी जी मीरठ शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हल नहीं कर सके, वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे, गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को सबसे पहले 2007 में मायावती ने लॉन्च किया, लेकिन काम शुरू होने में 10 साल लग गए और तब तक सूबे में योगी की सरकार आ गई। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और 2019 में इसे फिर से लॉन्च किया। पिछले साल इसे 594 किलोमीटर बनाने का लक्ष्य बनाया गया। इसी साल पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस मिला। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बहरहाल यूपी में पिछले 1 महीने के अंदर जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, वहीं शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई गई। अब यूपी में सियासत की गाड़ी इन्हीं एक्सप्रेसवे पर फर्राटा मार रही है। योगी और यूपी अब पर्याय बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इस पर कई बार जोर दिया और दूसरी बात माफियाओं को लेकर उन्होंने कही, और वो ये कि जब बुलडोजर चलता है तो किसके सीने में दर्द होता है ये जनता जानती है। यानी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब किस ओर जा रहा है ये साफ होता जा रहा है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, शाहजहांपुर, आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रेस अब एक्सप्रेसवे पर आ गई है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ये रास्ता जीत की तरफ जाता है? इससे पहले मायावती और अखिलेश यादव ने भी फर्राटा भरते एक्सप्रेसवेज पर दांव लगाया था, लेकिन जनता ने उन्हें फिर से सत्ता नहीं सौंपी। यूपी में एक्सप्रेस पर सियासी रेस शुरू हो गई है। करीब 1 महीने पहले 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। योगी सरकार में ये चौथा एक्सप्रेसवे है। अगर एक्सप्रेसवे के रास्ते वोटों की गणित बिठाएं तो चारों एक्सप्रेसवे 32 जिलों को कवर करते हैं और इन जिलों में 177 सीटें हैं। मसलन मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 76 विधानसभा सीटों को कवर करेगा। लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 9 जिले आते हैं, यहाँ 55 विधानसभा क्षेत्र हैं। आगरा से चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये 7 जिलों से गुजरेगा, जिसमें 19 विधानसभा क्षेत्र हैं। योगी सरकार इस एक्सप्रेसवे का जल्द उद्घाटन करना चाहती है। गोरखपुर से आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 4 जिलों के 27 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे का भी अभी उद्घाटन होना है। अगर एक्सप्रेसवे से वोटों को लिंक करें
तो बीजेपी इस रास्ते 172 सीटों पर जीत का दावा कर सकती है। लेकिन इतिहास बताता है कि एक्सप्रेसवे जीत की गारंटी नहीं है। इस पर फर्राटा भरकर चुनावी जंग नहीं जीती जाती। अखिलेश और मायावती भी एक्सप्रेसवे का चुनावी दाव चल चुके हैं, लेकिन आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे को जीत के रास्ते नहीं बना पाए। अब देखना ये है कि बीजेपी एक्सप्रेसवे पर कैसी रफ्तार पकड़ती है। गरीब को भी देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? अगर मोदी ये काम करता है तो ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? 30 लाख गरीबों को अपना पक्का घर मिल जाए, हमें उनके आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उनके आशीर्वाद से हमें ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उस ताकत से हम आपकी ज्यादा सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम जी जान से आपके लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है। 2022 में भी इंतजार कर रही है। एक्सप्रेसवे जीत की गारंटी भले ना हो, लेकिन इस पर सियासी रेस खूब हो रही है। जीत से पहले ही विजय यात्रा निकाल रहे अखिलेश योगी के हर प्रोजेक्ट को पुराना बताकर हमला बोल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, उसका 4.5 साल में पूरा नहीं किया है, और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता को। यूपी में सियासी जंग जबरदस्त है। बीजेपी फिर से सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। अंदाज वही आक्रामक है। वो चुन चुन कर विरोधियों को निशाना बना रहे हैं, हमलों की बौछार कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। दिसंबर में अब तक प्रधानमंत्री 3 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। आज भी उनका प्रोग्राम है। अगले 10 दिन में 3 बार यहाँ पहुँचेंगे। 18 दिसंबर यानी आज पीएम मोदी शाहजहांपुर में होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज में होंगे। 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का एक बार फिर दौरा करेंगे। 28 दिसंबर को कानपुर दौरे की तैयारी है, जहां मेट्रो परियोजना का लोकार्पण होगा। यूपी के सियासी मायने बहुत बड़े हैं। यहाँ लगातार 2 बार कोई सीएम नहीं बन पाया है और बीजेपी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में हर पार्टी ने चुनावी मैदान में अपना दम लगा रखा है। आज असदुद्दीन ओवैसी भी मेरठ में जनसभा करने पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम वोटरों को रिझाने की कोशिश की और इस भी शादी की उम्र को लेकर मोदी सरकार के निर्णय पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने व्यंग्य किया। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल सुनिए, 18 साल में कोई ये तय
करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन ज़मीर फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम। मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोले शादी 21 में ही करना। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां सभी पार्टियों ने अपना पूरा दम लगा रखा है। इसी कड़ी में अमेठी के बाद जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पदयात्रा की, मुद्दा महंगाई का था, लेकिन राहुल हिंदुत्व की राजनीति के साथ मैदान में उतरे। और जब आज तक ने राहुल गांधी से मुद्दों की बात की तो एक बार फिर से राहुल ने हिंदुत्व का कार्ड खेला। हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है। जो हिंदू होता है, आपने टीका लगा रखा है ना, जो हिंदू होता है वो अपने डर से कभी नहीं, अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता है। मंच सस्ता है महंगाई पर, मुद्दा होता है महंगाई का, लेकिन राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व वाली सियासत की बात करते हैं। हिंदुत्व के बहाने बीजेपी पर सीधा आघात करते हैं। बात अच्छी तरह सुनिए, जो हिंदू होता है, आपने टीका लगा रखा है ना, जो हिंदू होता है वो अपने डर से कभी नहीं, अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता है। मतलब जो उसे डर लगता है उसका वो सामना करता है, वो हिंदू होता है। और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। हिंदुत्ववादी के बीच में लोकसभा चुनाव में हार के करीब 2.5 साल बाद राहुल गांधी अमेठी की जनता के बीच पहुंचे। यूपी चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रही प्रियंका गांधी भी उनके साथ थी। कांग्रेस ने इस रैली के जरिए महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी की थी, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा बात हिंदू और हिंदुत्ववाद पर की। पार्लियामेंट में जवाब मिलता है, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदू का रास्ता सत्याग्रह, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्याग्रह। एक सच्चाई पे चलता है, एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका नाम हिंदू, और दूसरा झूठ के रास्ते पे चलता है, हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाता है, उसका नाम हिंदुत्ववादी। और हिंदुस्तान में आज लड़ाई हिंदू और हिंदुस्तानी, हिंदुत्ववादी के बीच में हो रही है। पंजाब की सरकार ने अमेठी में राहुल और प्रियंका के दौरे के जरिए कांग्रेस यूपी में अपना दमखम दिखाने की भी कोशिश में है। राहुल और प्रियंका की पदयात्रा में इस तैयारी की भी साफ झलक दिखाई दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें भारी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संजय हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं, खचाखच भीड़ है और आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए इस बस से वो निकले और फिर अब धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए आपको बताते चले कि अमेठी जिसने 2017 में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं जिताई और अब विधानसभा के चुनाव 2 महीने के बाद ही होने हैं, तो यकीनन इस बीजेपी हटाओ महंगाई हटाओ रैली के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से की जा रही है। 8 किलोमीटर लंबी ये पद यात्रा चलेगी जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं की भी मौजूदगी है।
खचाखच भीड़ आप इस वक्त देख पा रहे हैं। अमेठी जिसने 2004 में पहली बार राहुल गांधी को यहाँ से जिताया था, 4 जीते, 2009 जीते, 2014 जीते, 2019 में स्मृति ईरानी के हाथों वो हार गए थे। देखिए खचाखच भरी हुई भीड़ के जरिए अब धीरे धीरे करके दोनों ही नेता आगे की ओर बढ़ते हुए पूरा का पूरा हिस्सा 2.5 सालों के बाद राहुल गांधी चूंकि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राहुल प्रियंका ने रैली में महंगाई का भी मुद्दा उठाया। बीजेपी सरकार की नीतियों को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, आप खरीदने जाएं तो कितने का मिलता है? 1000 रुपए का सिलेंडर। सरसों का तेल कितने का मिल रहा है? 200 रुपए का। पेट्रोल डीजल कितने का मिल रहा है? आपको ये सरकार चाहिए? अमेठी रायबरेली कांग्रेस के गढ़ रहे हैं और कांग्रेस फिर अपने गढ़ में वापसी के लिए अब सारा जोर लगा रही है। जगदीशपुर से हारीमाऊ अमेठी के इलाके में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। पीछे आप देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रेला है, बीच में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं और जन जागरण अभियान के तहत महंगाई हटाओ बीजेपी भगाओ के नारे के तले राहुल गांधी 2.5 साल बाद एक तरीके से सियासी घर वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए और देखिए जगह जगह लोग उनके स्वागत में यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे और पीछे धूल का जो बादल है वहीं पे कहीं बीच में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक तरीके से संदेश ये देने की कोशिश कि जो इनका पारिवारिक गढ़ है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। और 2.5 साल बाद जब राहुल वापस आए तो उन्होंने ये कहा कि प्रियंका से कि लखनऊ जाने से पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कमबैक करना है तो उसका रास्ता अमेठी से गुजरता है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की इस कोशिश को बेकार बता रही है और रायबरेली की सभी सीट पर जीत का भरोसा जता रही है। अब राजनीति का पैटर्न बदला है, वंशवाद समाप्त होना है और ईमानदारी के रास्ते पर जाना है और रचनात्मक भी काम करना है। झूठ से भी हटना पड़ेगा और अब जबरदस्ती किसी आम जनमानस को जनता गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप ट्रस्ट बना लिया है, राजनीति व्यापार थोड़ा है, बिजनेस थोड़ा है, एक मिशन है। उधर बीजेपी को जवाब देने के लिए राहुल गांधी बार बार हिंदुत्व वाला मुद्दा उठा रहे हैं और इसके जरिए बीजेपी की नीति नियत पर सवाल उठा रहे हैं। आपसे मैं बहुत सीखा हूँ, ये योगी नहीं है। बीजेपी पर राहुल प्रियंका के हमलों के बीच अखिलेश यादव ने भी रायबरेली से हुंकार भरी और यूपी में बदलाव की बात कही। बिना समाजवाद के राम राज्य आना संभव नहीं है। जब राम राज्य आएगा तो पहले समाजवाद आएगा, जब समाजवाद आ जाएगा तब राम राज्य आएगा। बिना समाजवाद के राम राज्य लाने की कल्पना नहीं की जा सकती। साफ है कि यूपी के सियासी समर में सभी पार्टियों ने अपना जोर लगा दिया है। हर कोई जनता को साथ जोड़कर जीत की राह तय करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेठी से मौसमी सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स के छापे शुरू हो गए। छापे अखिलेश यादव के करीबियों पर पड़े, इसलिए समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। यूपी चुनाव में बीजेपी की हार का डर बता रही है। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी। साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। जिस समाजवादी पार्टी पर पीएम ने लाल टोपी वाला तंज कसते हुए यूपी की जनता को रेड अलर्ट वाली चेतावनी दी थी, उसी पार्टी के नेताओं के घरों पर ताबड़तोड़ रेड ने समाजवादी नेताओं के चेहरे लाल कर दिए हैं।
यूपी चुनाव नजदीक है और आज अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी करी है। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो लखनऊ में जैनेंद्र यादव का आवास है। जैनेंद्र यादव अखिलेश सरकार में उनके ओएसडी रहे हैं और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गोमती नगर स्थित उन्हीं का आवास है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। आप देख सकते हैं पुलिस बल भी यहाँ पर अभी आ पहुंचा है। आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस प्रशासन, स्थानीय पुलिस, इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा मैं। सर, रेड कब तक चलेगी? देखिए, हम लोग इंटाइटल नहीं हैं ये सब बातें करने के लिए, ठीक है सर। कुछ एविडेंस अभी तक मिल पाया है कि कुछ नहीं? यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक अखिलेश की करीबियों के यहाँ आयकर विभाग का शिकंजा कसा और मऊ से लेकर मैनपुरी तक नेताओं के घरों में लेन देन के दस्तावेज खंगाले गए। ये तस्वीरें मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर की हैं, जहां सुबह से ही आयकर विभाग की टीम आ धमकी। छापेमारी के बीच एसपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो मौके पर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी। लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया, इसलिए ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग सुनो, रुको आप, कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे, अननेसेसरी उसका कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा, तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो, कुछ भी। मैनपुरी में RCL ग्रुप के प्रमोटर और अखिलेश के करीबी मनोज यादव के घर भी आयकर विभाग का छापा पड़ा। वहीं लखनऊ में अखिलेश के पूर्व OSD जैलेंद्र यादव भी आयकर विभाग की रडार पर आ गए। आयकर विभाग के इन छापों को अखिलेश यूपी के चुनाव से जुड़ा बता रहे हैं और इस कार्रवाई को बीजेपी की हार के डर का नतीजा बता रहे हैं। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ED आएगा, CBI आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। अखिलेश सवाल कर रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले ही आयकर विभाग की छापों का मकसद क्या है। चुनावी माहौल में बीजेपी की असल मंशा का सभी को पता है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के इन हमलों का जवाब दिया और आयकर विभाग की कार्रवाई को समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। उधर यूपी में चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग की कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। चुनावी लड़ाई अब छापेमारी को लेकर आर पार आ गई है। बीजेपी के हार का अंतर जितना बड़ा होगा, भाजपा कर विभाग, CBI, ED सब अपने काम पर तेजी से लगेंगे और विपक्षों को डराने का खेल करेंगे। उतना ही बड़ा सपा सुभाषपा गठबंधन को जनता समर्थन करेगी और बीजेपी के दमनकारी शासन को खत्म करेगी। पार्टी नेताओं पर छापेमारी के बीच अखिलेश का साथ सिर्फ गठबंधन में शामिल दलों का ही नहीं मिला, बल्कि आयकर विभाग की कार्रवाई के बहाने विरोधी दलों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां जहां वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, खूब सारे पब्लिसिटी के माध्यम से अपना डेवलपमेंट एजेंडा दिखाते हैं जो हकीकत में होता नहीं है, और अगर उससे भी जनता नहीं मान रही है तो IT का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं पे उन पे IT की रेड्स लगाते हैं। ये पूरा जाना माना टूल किट है। महाराष्ट्र में देखा है, वेस्ट बंगाल ने देखा है, अब उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आयकर विभाग की कार्रवाई को समाजवादी नेता सरकारी तंत्र का इस्तेमाल बता रहे हैं और इस बहाने बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना दिया है। इन छापों ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है, जिस पर टकराव बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। उधर अमेठी में राहुल गांधी ने महंगाई से ज्यादा हिंदू और हिंदुत्व वाली लड़ाई पर बात की। रैली के बाद राहुल गांधी से हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कैसा लगा अमेठी आकर आपको? बहुत बढ़िया लगा।
क्या आपने सवाल कहा है कि परिवार की तरह है ये। नहीं, मैं कह रहा था यहाँ पे कि हिंदू में और हिंदुत्ववादी में बहुत फर्क होता है। हिंदू जो होता है वो अपने डर से कभी नहीं सामने कभी नहीं झुकता। जो हिंदुत्ववादी होता है वो कायर होता है। हिंदू महात्मा गांधी, हिंदुत्ववादी नथुराम गोडसे। महंगाई के मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि जीत मिलेगी? महंगाई के मुद्दे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर जाते हुए, और यकीनन उनकी ओर से जो प्रोमिसेस किए गए हैं उस प्रोमिस पर राहुल गांधी जो प्रोमिसेस यहाँ पर किए गए हैं उसमें कितने वो सफल हो पाते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी के मुद्दे पर घेरने की उनकी ओर से कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अमेठी आज तक। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।